नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो आप सभी लोग एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और जब तक क्लास खत्म नहीं हुई तब तक आप अपना फ़ोन बंद रखिए। और अगर आप आसानी से नोट्स बनाते हो और इसे 25-30 मिनट जो भी क्लास चलेगी, अगर आप इसे सिंसियरली फॉलो करते हो तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रॉपर नोट्स के साथ नोट्स बनाइए, जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊँगा वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आप आसानी से इस चैप्टर को ना सिर्फ समझ पाओगे, बल्कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो बिल्कुल जैसा आप क्लास अटेंड करते हो, जिस फ़ोकस के साथ क्लास अटेंड करते हो, उसी के साथ बैठिए, तभी आपको ये समझ आएगा। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रखे हो, तो आप बिल्कुल मत बैठ आप बंद करिए और कुछ और करिए अपना, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है रासायनिक अभिक्रिया। जनरली होता क्या है, जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ये हुआ, जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन। ये गैस होती है, आपको पता है, और अगर मैं इसे ऑक्सीजन के साथ मिला दूँ, तो अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो उत्पाद बनेगा, वो बनेगा H2O। और आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रोजन है वो गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है जो हम इन्हेल करते हैं, जो हम लेते हैं, लेकिन जो वाटर है वो लिक्विड होता है, मतलब वो जल है। तो जो पानी बना हुआ है ये जल है, जबकि ये दोनों गैस हैं। तो आपने देखा कि इन दोनों की रिएक्शन हुई तो बिल्कुल एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है, इसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो लिखा भी है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ, ये आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ जो बनेगा वो नया होगा। मतलब इसमें जो गुण होंगे वो जो पहले जिसने भाग लिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया में उनसे बिल्कुल भिन्न होंगे, तो उसी को बोला जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम है, अगर हम इसमें ऑक्सीजन डालें तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हम आगे समझेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसे कैसे बैलेंस किया जाता है। तो जनरली आपको ये समझाया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब समझिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, मतलब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इसे बोलते हैं हम अभिकारक। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं, उन्हें बोला जाता अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उसे बोला जाता है उत्पाद। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करी और उसके बाद बना हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसी को क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। समझ गए? अभी जो अभिकारक होते हैं वो हमेशा बाईं साइड लिखे जाते हैं और उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है, और जो उत्पाद होते हैं वो हमेशा एरो से दिखाते हैं उसे, और एरो के राइट साइड होता है, दाईं साइड दिखाया जाता है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखी हुई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इन्हें बोला जाता है अभिकारक। और जो इसके फलस्वरूप अभिक्रिया हुई है या जिसका निर्माण हुआ है उसे बोला जाता है उत्पाद। तो आपको समझ आया होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अब आगे है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके कुछ प्रेक्षण होते हैं। प्रेक्षण का मतलब है कि क्या-क्या चेंजेस होते हैं उसमें या क्या पदार्थ बनते हैं, वो सारी चीज़ें। तो क्या-क्या रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण हैं? तो पहला, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अवस्था परिवर्तन होती है। अवस्था परिवर्तन का मतलब ऐसा समझिए आप इसे, जैसा आपको बताया मैंने, हाइड्रोजन भी एक गैस होती है और ऑक्सीजन भी एक गैस होती है। लेकिन जब इनकी अभिक्रिया हुई तो जो हमारे पास उत्पाद बना वो गैस नहीं है, वो क्या है? लिक्विड है, मतलब पानी है, जल है। तो इसे बोला जाता है अवस्था का परिवर्तन। मतलब गैस किस में कन्वर्ट हो गया? पानी में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसे बोलते हैं हम अवस्था परिवर्तन। रंग परिवर्तन मतलब सेकंड लिखा हुआ है, रंग में परिवर्तन, इसका मतलब है कि जब भी अभिक्रिया होती है तो जो अभिकारक हैं
उनके जो रंग होते हैं वो उत्पाद से अलग हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक अभिक्रिया में हो। ये कुछ-कुछ अभिक्रिया, कुछ-कुछ समीकरण में ऐसा होता है। तीसरा, तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन का मतलब है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कभी-कभी उत्पाद जो बनते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, या जो उत्पाद होंगे वो ठंडे होते हैं, तो उसे बोला जाता है कि उनके तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। और चौथा है गैस का उत्सर्जन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हो सकता है उसमें से कुछ गैस रिलीज हो रही है, गैस निकल रही है, जैसे हाइड्रोजन निकल सकता है, जैसे ऑक्सीजन निकल सकता है, तो ये है गैस का उत्सर्जन। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रेक्षण होते हैं, पहला आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें अवस्था परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन भी होता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या होते हैं। प्रेक्षण का मतलब एक तरीके से क्या हम ऑब्जर्व करते हैं जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये चारों में से कुछ भी ऑब्जर्व किया जा सकता है जो भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब ये हुआ, समीकरण का मतलब है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो अभिकारक और उत्पाद हैं उन्हें हम प्रतीकों की मदद से लिखते हैं या सूत्रों की मदद से लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, अगर आप इसे हिंदी में लिखोगे तो आपको बहुत बड़ी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, ऑक्सीजन भी लिखना पड़ेगा। अब इसे हम बड़ा न लिख के हम क्या करते हैं, सिंबल मतलब प्रतीक या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। तो लिखा हुआ है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब जो रासायनिक समीकरण है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ, आपको अभी बताया मैंने, जो भी रासायनिक समीकरण होता है या रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है अभिकारक जो बाईं साइड होता है और एक होता है उत्पाद जो दाईं साइड होता है। तो जो अभिकारक में जितने भी परमाणु होंगे उनकी संख्या जब उत्पाद में जितने परमाणु हैं उनकी संख्या के बराबर होता है, तो उसी को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। आप इसे ऐसा समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक तराजू है और इस साइड आपने कुछ पदार्थ रखे हुए हैं और इस साइड भी आपने कुछ पदार्थ रखे हुए हैं। तो जितने आपने इस साइड रखे हुए हैं अगर उनकी संख्या जितने इस साइड रखे उनकी संख्या के बराबर हो गया तो हम कहेंगे संतुलित हो गया, मतलब बराबर हो गया। तो वही है संतुलित रासायनिक समीकरण। लिखा क्या है, एक ऐसा समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रियकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, संतुलित रासायनिक समीकरण। और कभी-कभी ये आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है कि जो उत्पाद हैं और जो अभिकारक हैं इन दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, समझाता हूँ देखो। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, इसने अभिक्रिया करी और ये बना H2O। ये बैलेंस दिया है, मैं जनरली समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो आपको पता है हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 होता है क्योंकि इसमें 2 परमाणु है तो 2, और प्लस जो ऑक्सीजन है उसका 16 होता है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो देखो 2 एकम 2, 16 और 2 कितना हो गया, 18 हुआ। ऐसे यहाँ एक हाइड्रोजन का होता है द्रव्यमान और गुणा 2 क्योंकि इसमें परमाणु है, प्लस प्लस मतलब क्योंकि ये अलग अलग परमाणु है तो बीच में प्लस आएगा और यहाँ 16। तो आपको दिखेगा यहाँ भी कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो अभिकारक है उनका जो द्रव्यमान है और जो उत्पाद है उनका द्रव्यमान दोनों बराबर आए हैं। इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब आप इसे ऐसे भी बता सकते हो कि जो अभिकारकों या जो अभिकारक होते हैं अगर उनका द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है तो उसे बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, यह फेरस आयरन भी बोलते हैं इसे, और इसे अगर हम वाटर में डालें, पानी में डालें तो ये बनता है फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो आयरन है वो 3 है और जो यहाँ आयरन है वो भी 3 है।
ऑक्सीजन यहाँ 4 है, देखो ऑक्सीजन इसके क्योंकि बाहर 4 से गुणा हो रखी है तो 4 है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन है 4 दूनी 8, और हाइड्रोजन यहाँ भी है 4 दूनी 8। तो यहाँ पे जितने परमाणु अभिकारक में हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में भी हैं। इसी को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आपको समझ आया होगा संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब जब हम संतुलन की बात कर रहे हैं तो दो पक्ष होंगे, एक बायां पक्ष होगा जिसे हम अभिकारक कहते हैं और एक दायां पक्ष होगा जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। तो जब अभिकारकों में जितने भी परमाणुओं की संख्या होगी वो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी, तो उसी को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया है। अब हम आगे बात करने वाले हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जस्ट ऑपोजिट है उसका। इसमें क्या होता है, एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, यहाँ पे नहीं होती है, उसे बोलते हम असंतुलित रासायनिक समीकरण। आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे आयरन है, ये 1 है, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो अलग अलग है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, सॉरी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो ये है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये आप सही कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रियकों या अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, नहीं आएगा यहाँ पे, उसे बोला जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब आपको बताते हैं कि किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। समझिए बहुत ध्यान से, बहुत आसान है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आयरन और यहाँ पे है जल, अभिक्रिया हुई, ये बना Fe3O4 और प्लस यहाँ पे है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसे संतुलित करने के लिए हमें क्या करना, सबसे पहले इसे बोलता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले जितने भी इसमें पदार्थ हैं उनके बाहर से आपको एक बॉक्स लगा देना है सब में। ये हम बॉक्स क्यों लगाते हैं, ताकि जो परमाणु हैं या जो भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, चाहे वो अभिकारक है चाहे उत्पाद है, उनके जो फॉर्मूला है, उनका जो जनरली फॉर्मूले होते हैं वो चेंज ना हो। जैसे आयरन है तो आयरन में कोई चेंज ना आए, यहाँ पे जल का परमाणु है या अणु है, इनके अणुओं या परमाणुओं में कुछ भी चेंज ना आए, इसलिए हम सबसे पहले इनके बाहर बॉक्स लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, जो भी आप जब भी इसे बैलेंस करोगे तो आप मल्टीप्लाई या गुणा बाहर से करोगे, पीछे से नहीं होता है। आप यहाँ बाहर से मल्टीप्लाई करोगे, या तो इधर करोगे या इस साइड को करोगे या इसके बाहर करोगे या इसके बाहर करोगे, तो इसलिए हमने सबके बाहर एक बॉक्स बना दिया, एक डब्बे बना दिए। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो जो आयरन है वो 3 है, दिख रहा है आपको, आयरन 3 है। यहाँ पे आयरन 1 है, तो इसे 3 करने के लिए आपको बाहर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 से। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ भी जो आयरन है वो 3 हो गया, यहाँ भी आयरन कितने हो गए, 3, आयरन बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो इसे 4 करने के लिए हमें बॉक्स के बाहर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हमने 4 से गुणा कर दिया। तो अब जो ऑक्सीजन हो गई वो 4 हो गई, 4 एकम 4, और यहाँ भी 4 हो गई। तो हमने आयरन और ऑक्सीजन को बराबर कर दिया। यहाँ पे देखो आयरन 3 और ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गया। अब आ रही है हाइड्रोजन की। अब देखोगे यहाँ हाइड्रोजन है 2, जबकि यहाँ है ये 4 की 2 से गुणा होती है, न कि प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। तो 4 दूनी यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो इसे 8 करने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ये है, तो ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 दूनी 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गया और यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। आई बात समझ में? सबसे पहले आपको बॉक्स ड्रॉ करना है सबके बाहर, जितने भी आप करोगे उसके बाद जो भी आप चेंज करोगे बॉक्स के आगे से करोगे, पीछे मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो जब आप आगे से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे यहाँ पे आयरन 3 है तो आपने यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आयरन बराबर हो जाए। ऐसी ऑक्सीजन 4 है तो आप ऑक्सीजन यहाँ पीछे से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप आगे से मल्टीप्लाई करोगे 4 की, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गई। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है यहाँ पे, और यहाँ भी 4 दूनी 8, तो सारे एलिमेंट बराबर हो गए, सारे परमाणु बराबर हो गए। तो इसी को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और आपने सीखा कि हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो संयोजन इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लिखा हुआ है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभी बताया मैंने आपको। जैसे मानो मेरे पास है कोई पदार्थ है ए, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करी मैंने बी से। तो जब भी अभिक्रिया होगी तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये ए बी बन जाएगा। इसी को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। आई बात समझ में? जो भी अभिकारक होंगे वो आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, एक ही पदार्थ बनेगा और उस पदार्थ में दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो उसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन का मतलब ये होता है जोड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, ये नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हिंदी में बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। याद रखना, इसे बिना बुझा चूना इसे बोलते हैं हम। जब इसे पानी में डालते हैं तो ये होता है बुझा हुआ चूना। जो ये होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। और जो ये होता है बिना, तो ये जो बिना बुझा चूना होता है जो आपके घर में आप व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हो, मतलब चूना लगाने के लिए यूज करते हो, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि एक ऐसा पदार्थ है एक्स जो सफेदी के काम आता है, तो वो जो एक्स है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। याद रखिएगा, उसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। और उसके बाद है कि जब इसे हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? तो जब इसे पानी में डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो CaOH का होल ट्वाइस है इसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें संयोजन अभिक्रिया के बाद एक अभिक्रिया आती है, इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऊष्माक्षेपी। देखिए, ऊष्मा का मतलब हो गया गर्म गर्म ऊष्मा, और क्षेपी का मतलब हो गया निकलना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा निकलती है, उसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो लिखा हुआ है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी हुई थी ये वाली, इसमें भी ऊष्मा निकलती है, इसमें भी ऊष्मा निकलती है। तो आपने देखा होगा कभी भी जब सफेदी करते हैं घर में और चूने को पानी में डालते हैं तो चूना उबलने लगता है। वो इसलिए उबलता है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस का दहन। तो इसमें क्या होता है? ये जो होता है इसे बोलते हैं प्राकृतिक गैस। याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे। इसका नाम होता है, वैसे जो केमिकल नाम, रासायनिक नाम होता है, इसे बोलते हैं मीथेन। जब मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं या अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी निकलता है, साथ साथ बहुत सारी ऊष्मा भी निकलती है। तो इसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। आगे इसमें श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन बेसिकली होता क्या है? श्वसन का मतलब होता है जब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और जो खाना खाते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं और हमारा शरीर होता है उसे एनर्जी देता है, मतलब उसे ऊर्जा देता है, तो उसे बोला जाता है श्वसन, ठीक है। श्वसन सांस लेना नहीं होता है, श्वसन हमारी बॉडी को या हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। याद रखना, श्वसन में और सांस लेने में अंतर होता है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये आपके एनसीईआरटी में है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आपको याद रखना है। जनरली होता क्या है कि जो हम खाद्य पदार्थ हम मतलब जो खाना खाते हैं तो वो पाचन के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। जब उसका पाचन होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और जो खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जब पच जाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनाते हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोज बनाते हैं। और वही ग्लूकोज
ऑक्सीजन से मिलकर हमारी बॉडी को या हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए इसे श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। जो भी हम खाना खाते हैं, आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पहले हम उसे चबाते हैं बहुत। तो चबाते इसलिए हैं ताकि वो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाए। जब वो छोटे टुकड़ों में टूटता है तो वो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो पाया जाता है, जैसे हम खाना खाते हैं, ब्रेड हो गया या चावल हो गया, उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो ग्लूकोज़ में टूटते हैं जब पाचन होता है। और वो ग्लूकोज़ जो हमारी कोशिकाओं में या हमारे शरीर में ऑक्सीजन होता है, उससे मिलकर हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। इसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है, तो आपको दिख रहा होगा C6H12O6 ये ग्लूकोज़ होता है, ठीक है? ग्लूकोज़ का सूत्र है ये। जब इसे ऑक्सीजन ये है जो हमारी शरीर में होता है, जब भी आपस में अभिक्रिया करते हैं तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और ऊष्मा या ऊर्जा मिलती है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को। तो इसीलिए श्वसन को एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ तक आप पढ़िए, इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। आगे की वीडियो में हम यहाँ से आगे बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और इससे आगे जो भी चैप्टर है। तो तब तक आप पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।